तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। सबसे पहले तो पेडिग्री एनालिसिस हम किन के केस में यूज करते हैं? पेडिग्री एनालिसिस को हम यूज करते हैं ह्यूमंस के केस में। किस लिए ह्यूमन के केस में? किस लिए? कोई भी ट्रेट है हमारे पास, कोई भी ट्रेट है, मे बी वो डिजीज एसोसिएटेड हो या कोई भी हार्मफुल ट्रेट हो, यूजफुल ट्रेट हो, किसी भी ट्रेट का उसकी फैमिली में हमें इनहेरिटेंस पैटर्न पता करना है। क्या पता करना है? इनहेरिटेंस पैटर्न, कि वो ट्रेट इनहेरिट कैसे होता है ये हमें देखना है। तो उसके इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जब हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ चुके हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को हम स्टडी कर चुके हैं, तो सेम इनहेरिटेंस पैटर्न को हमने ह्यूमन के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं किया? हमने एक सेपरेट इनहेरिटेंस पैटर्न को एनालाइज करने के लिए मेथड यूज क्यों किया है? हम वहां पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस के रूल को क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? पेडिग्री एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण क्या है? आप याद करो, मेंडेलियन क्रॉस में हमने क्या कहा था? जो पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन में हम शुरुआत करते हैं प्योर लाइन से। जैसे कि हमने कैपिटल टी की क्रॉस कराई थी स्मॉल टी। प्योर लाइन्स का मतलब है होमोजाइगस। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो प्योर लाइन का मतलब क्या है? वो अपने ट्रेट के लिए प्योर है, मतलब उसमें दूसरे एलील की इम्प्योरिटी है ही नहीं। जैसा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आ रहा है वैसे ही एलील है उसके पास, हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि प्योर लाइन्स को बनाया कैसे जाता है? अब पी प्लांट में तो प्योर लाइन्स नेचुरली अवेलेबल थी, क्योंकि पी प्लांट में तो कैसे फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे थे? क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर, और क्लिस्टोगैमस में सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होती है। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, कोई और पॉलिनेशन होता ही नहीं है। इसका मतलब इनब्रीडिंग करता है कॉन्टिन्यूसली विद इन द सेम पेरेंट, उनका पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे प्योर, अगर फ्लावर हमारे पास क्लिस्टोगैमस नहीं है, या ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के केस में हम प्योर लाइन कैसे बनाए? प्रोसीजर तो वही है। प्योर लाइन बनाने के लिए हमें सेल्फिंग करानी पड़ती है, या हम यूं कह दें कि इनब्रीडिंग कराना पड़ता है। सेल्फिंग छोड़ो, हमें क्या कराना पड़ता है? इनब्रीडिंग मतलब सेम पेरेंट की जो जैसा जीनोटाइप है उसकी उसी पेरेंट की प्रोजेनी के साथ क्रॉस करानी पड़ती है। लेकिन क्या ह्यूमन के केस में ऐसा होता है? क्या ब्रदर एंड सिस्टर की मैरिज होती है बिल्कुल क्लोज ब्लड रिलेशन में? बिल्कुल नहीं होती। तो इसका मतलब ह्यूमन के केस में हम प्योर लाइन्स बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, फिर हमने कहा कि F1 जनरेशन आ गई, तो F1 जनरेशन में भी हम क्या कराते हैं? सेल्फिंग। क्या कराते हैं बेटा? सेल्फिंग मतलब इन दो पेरेंट की जो प्रोजेनी है, इनमें से एक मेल सेलेक्ट कर लिया और एक को एज ए फीमेल सेलेक्ट कर लिया और उनके बीच में ब्रीडिंग करा दी। लेकिन क्या विद इन द सेम पेरेंट ह्यूमन के केस में क्रॉस होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो इस तरीके की क्रॉसेस को हम कहते हैं कंट्रोल्ड क्रॉसेस, जैसा कि हमने पी प्लांट के केस में किया। ऐसी क्रॉसेस को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड क्रॉसेस। कंट्रोल्ड क्रॉसेस मतलब हम जिसकी मेटिंग जिसके साथ कराना चाहें वो करा सकते हैं। हम जिसकी मेटिंग जिसके साथ कराना चाहें वो करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रॉसेस को हम कहते हैं कंट्रोल्ड क्रॉसेस। लेकिन क्या कंट्रोल्ड क्रॉसेस ह्यूमन के केस में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। सच कंट्रोल्ड crosses are not possible in case of human. तो अब ऐसी कंट्रोल्ड क्रॉसेस हम ह्यूमन के केस में करा ही नहीं सकते हैं।
तो जब ह्यूमन के केस में हम कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं करा सकते तो फिर हम इनका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे पता चले? तो हमें पता चलेगा ही नहीं भाई। मेंडेलियन क्रॉस में तो हमने कह दिया कि प्योर लाइन से अगर हम शुरुआत कराएं और फिर जब सेल्फिंग करा दे तो F2 में फिनोटाइपिक रेशियो आता है 3:1, जीनोटाइपिक आता है 1:2:1। लेकिन उसके लिए तो हमें कंट्रोल्ड क्रॉसेस करानी पड़ेंगी। अब ऐसे कंट्रोल्ड क्रॉसेस ह्यूमन के केस में तो पॉसिबल नहीं है। अब ह्यूमन में ऐसे क्रॉसेस पॉसिबल नहीं है तो हमें कोई अल्टरनेट मेथड चाहिए था। क्या चाहिए था? अल्टरनेट मेथड हमें चाहिए था जो हमें इनका इनहेरिटेंस पैटर्न बता सके। क्या बता सके? इनका इनहेरिटेंस पैटर्न। तो वो अल्टरनेट मेथड क्या है बेटा? पेडिग्री एनालिसिस। अब मुझे तुम यहां तक बता दो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाई पेडिग्री एनालिसिस? ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है? तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है? इट इज एन एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट, in several generations of a family. इसका मतलब क्या है? हमें एनालाइज करना है। किसको एनालाइज करना है? इनहेरिटेंस को। किसके इनहेरिटेंस को? किसी भी ट्रेट के इनहेरिटेंस को, कि वो एक फैमिली में सेवरल जनरेशंस में कैसे इनहेरिट होता है। मतलब पेरेंट से उनकी प्रोजेनी में कैसे ट्रांसफर होता है, उनकी प्रोजेनी से उनके ग्रैंड चाइल्ड में कैसे ट्रांसफर होता है। तो हम कई सारी जनरेशन, एक किसी भी फैमिली की फैमिली हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फैमिली ट्री बनाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट कैसे इनहेरिट हो रहा है उस फैमिली में, हम इस चीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। पेडिग्री एनालिसिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस। फैमिली ट्री किसे बोल रहे हैं? जिसमें हम एक ही फैमिली की कई जनरेशंस को शो कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं फैमिली ट्री। अब क्वेश्चन क्या आता है कि आप पेडिग्री एनालिसिस होता कैसे है? तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि पेडिग्री एनालिसिस में हम कभी भी वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? सिंबल्स को। अब क्वेश्चन आता है कि ये सिंबल्स कैसे होते हैं? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंबल्स या स्टैंडर्ड सिंबल्स used in पेडिग्री एनालिसिस। कौन कौन से स्टैंडर्ड सिंबल्स हम यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, तो ये हमें देखना है। तो ध्यान से देखें बेटा। सबसे पहले अगर हमें किसी फैमिली में मेल को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है? मेल को, तो हम एक स्क्वायर सिंबल यूज करते हैं। ये स्क्वायर सिंबल किसके लिए होता है? मेल के लिए। अगर हमें किसी फीमेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक सर्कल को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? सर्कल को। अगर इन्हीं सिंबल्स को हमने डार्क कर दिया, फिल कर दिया, तो इन्हीं सिंबल को फिल करने का मतलब है कि ये इंडिविजुअल जो है वो किसी पर्टिकुलर ट्रेट को शो कर रहा है। दैट मीन्स दे आर अफेक्टेड इंडिविजुअल। अगर हम स्क्वायर को डार्क कर रहे हैं तो इसका मतलब मेल अफेक्टेड है। ठीक है, और अगर हम डार्क कर रहे हैं बेटा सर्कल को, इसका मतलब फीमेल इन्फेक्टेड है। दो तरह के सिंबल है, या तो हम स्क्वायर को क्या करेंगे? डार्क करेंगे, या सर्कल को डार्क करेंगे। जिसको भी हम डार्क करते हैं, इसका डार्क करने का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल कैसा है? अफेक्टेड है, और ये इंडिविजुअल कैसे है? नॉर्मल। कई बार हम ऐसा सिंबल यूज ना करके हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं।
कई बार हम फैमिली हिस्ट्री पता करते हैं तो हमें नहीं पता कि उस इंडिविजुअल का सेक्स क्या था, वो मेल था या फीमेल था, हमें नहीं पता। तो उस केस में हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, दैट इज इट इज सेक्स। इसका जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है, हमें नहीं पता, हम स्पेसिफाई नहीं कर पाए कि वो मेल था या फीमेल था। ठीक है, अगर हमने इसी सिंबल्स में कोई पर्टिकुलर नंबर को मेंशन कर दिया, पर्टिकुलर नंबर को हम मेंशन कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल इतने नंबर में, तो वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कितना नंबर है। जैसे कि यहां पे हम कह दें 5 अनएफेक्टेड चाइल्ड, 5 हमारे पास अनएफेक्टेड चाइल्ड है, डार्क करके 5 लिखते तो इसका मतलब 5 अफेक्टेड चाइल्ड। अब इसमें 5 मेल अफेक्टेड, यहाँ 5 फीमेल अफेक्टेड, यहाँ 5 सेक्स अनस्पेसिफाइड चाइल्ड अफेक्टेड। ठीक है, तो ये से ध्यान रखना। अब आता है कि हम मैरिज को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स। इसे देखना, अगर हम एक मेल को और एक फीमेल को हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल को अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करने का मतलब है कि वो उनके बीच में मैरिज हो रही है। क्या हो रही है, मैरिज। ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल लाइन से उनको कनेक्ट करने का मतलब है मेटिंग बिटवीन देम। हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, मेटिंग बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेटिंग है। मेटिंग मतलब मैरिज, कि इनकी शादी हुई है, इस मेल की शादी इससे हुई है। जो मुस्लिम लोग होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज हो जाती है, जैसे बुआ फूफा, इनके बच्चों के साथ शादी हो जाती है। तो जो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स होती है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि हिंदूज में ऐसा नहीं होता है लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं, ये सिंबल किस चीज का है, इट इज द सिंबल ऑफ मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। या फिर इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, कंसंग्यूइनस मेटिंग, कंसंग्यूइनस मेटिंग, कंसंग्यूइनस मेटिंग है। ठीक है, तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंग्यूइनस मेटिंग भी बोलते हैं। अब देखो, इन पेरेंट के अगर हमें चाइल्ड दिखाने हो तो कैसे दिखाएंगे, पेरेंट को तो हमने कनेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, फिर इसके नीचे अगर हम वर्टिकल लाइन को खींचे, किसको खींचे, वर्टिकल लाइन को, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके ऐसे हम इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर द पेरेंट्स एंड दे आर देयर चिल्ड्रन। इसका मतलब इन पेरेंट के कितने चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन है, और 4 में से एक कैसे है, अफेक्टेड है, जो स्ट्रेट को शो कर रहे हैं, और 3 जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल है। और इनके बर्थ ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब उन्होंने जो फर्स्ट बेबी को बर्थ दिया वो कौन सा है, एक फीमेल है, नॉर्मल था। सेकंड बेबी जो उन्होंने बर्थ दिया वो क्या था, एक मेल था लेकिन नॉर्मल था। थर्ड बेबी जो इनका आया वो एक फीमेल थी लेकिन वो अफेक्टेड थी। और फोर्थ जो इंडिविजुअल आया वो कैसा था बेटा, नॉर्मल मेल था। तो इनके बर्थ ऑर्डर के बेसिस पर हम लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स अबव एंड प्रोजेनी बिलो, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट की तरफ ऑर्डर ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बर्थ, ये चीज आपको ध्यान रहे, ऑर्डर ऑफ बर्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। एक चीज और ध्यान रखना, एक वर्ड हम यूज करते हैं हेट्रोजाइगस या कैरियर।
कैरियर का मतलब होता है कि वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। कैसा है? हेट्रोजाइगस, मतलब उसके अंदर जो दो एलील्स है वो दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम हेट्रोजाइगस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो उनके बीच में एक डॉट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डॉट। या फिर उसका आधा पार्ट हम डार्क कर देते हैं। कितना पार्ट डार्क कर देते हैं? आधा। सॉरी, ये सिंबल आपका बड़ा बना, स्क्वायर बनाओ और स्क्वायर का आधा पार्ट क्या कर दो? डार्क कर दो। तो कैरियर का मतलब क्या है कि इसमें इन्फेक्टेड जीन है, लेकिन फिनोटाइपिक कैरेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा वो डिपेंड करता है कि ट्रेट आपका डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, लेकिन उसमें इन्फेक्टेड जीन है, दो में से एक जीन कैसा है? इन्फेक्टेड है। तो ये क्या है? कैरियर है। अगर किसी सर्कल या स्क्वायर को हम क्रॉस लगा दें, ऐसे कट कर दें, इसका मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल्स कैसे हैं बेटा? डेड है। कैसे है? डेड। एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक मेल और फीमेल को ऐसे लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये जो पेरेंट्स हैं इनके ये ट्विंस हैं। क्या है? ट्विंस है। तो इस तरीके से हम ट्विंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्विंस को। तो ये तो थी आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि किसी भी ट्रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी मेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पेरेंट को कैसे दिखाएंगे, प्रोजेनी को कैसे दिखाएंगे, तो वो सब हमने मेंशन किया। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड सिंबल्स हमने पेडिग्री एनालिसिस में जो यूज किए हैं, स्क्वायर्स, कैरियर्स बता दो। तो स्क्वायर हमने यूज किया मेल के लिए, सर्कल हमने यूज किया फीमेल के लिए, और अगर ये अफेक्टेड है तो हमने इनको डार्क कर दिया। सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। पेरेंट्स को हॉरिजेंटल लाइन से कनेक्ट करते हैं। अगर मेटिंग हो रही है रिलेटिव्स के बीच में तो उसको दो हॉरिजेंटल लाइन से कनेक्ट करते हैं। अगर एक हॉरिजेंटल लाइन के नीचे एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं और फिर इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब दे आर पेरेंट्स एंड दे आर देयर प्रोजेनी। ठीक है, पेरेंट्स अबोव एंड चिल्ड्रन बिलो। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आते हैं कैरियर। अब कैरियर में जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, मान लो हम एग्जांपल दे रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस का। आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन होता है एक्सी। तो फीमेल के केस में 3 जीनोटाइप पॉसिबल है, एक्सी, एक्सी, एक्स एक्सी एंड एक्स एक्स। तो इसमें ये देखो, क्योंकि ये डिसऑर्डर कैसा है? रिसेसिव। और कोई भी रिसेसिव ट्रेट अपने आप को सिर्फ कब रिप्रेजेंट करता है? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। इसका मतलब इन तीनों जीनोटाइप में से ये जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल कैसा होगा? कलर ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सी जो एलील है वो होमोजाइगस कंडीशन में है। दोनों एलील एक्सी एक्सी हैं। अगर दोनों एलील एक्स एक्स हो तो ये होगी नॉर्मल फीमेल। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या कहें? अब क्योंकि आपका ट्रेट रिसेसिव है तो ये तो रिसेसिव है लेकिन नॉर्मल एक्स डोमिनेंट है, तो एक्सप्रेशन किसका आएगा? नॉर्मल एक्स का। मतलब ये फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल होगी। ये फीमेल नॉर्मल तो है लेकिन इसमें ध्यान से देखना, एक एलील कलर ब्लाइंडनेस का है। इसका मतलब जब ये फीमेल गैमीट बनाएगी तो अपने 50% गैमीट में नॉर्मल एक्स को सेंड करेगी और अदर 50% में कलर ब्लाइंड जीन को ट्रांसफर करेगी। इसका मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या है? कैरियर। हालांकि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं आ रहा लेकिन 50% प्रोजेनी में ये कलर ब्लाइंडनेस के जीन को ट्रांसफर करेगी। तो इट कैरी द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस बट डू नॉट एक्सप्रेस इट।
ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, कैरियर। तो कैरियर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस सर्कल या स्क्वायर के अंदर हम डॉट साइन लगाते हैं या हाफ फिल करते हैं। तो ये तो थी बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। इसका एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।